ये बार बार जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वेपन उठा लेते हैं। तो ये बात तो एक और साबित होती है कि अगर आपको गवर्नमेंट से बात करनी है तो आप वेपन उठा लीजिए। जो पीसफुल कम्युनिटी है, जो बेचारी कुछ नहीं बोलेगी, उससे तो गवर्नमेंट बात भी नहीं करने जाएगी। ओपियम ट्रेड में भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है, हर तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इवन चाइना का इनको इनडायरेक्ट जो है वो सपोर्ट रहता है। इवन आप म्यांमार में देखें तो म्यांमार में जो Assalamu alaikum, beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनिका नज़ीर। आज के वीडियो पॉडकास्ट में एक बार फिर से हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हैं। आज का जो टॉपिक है एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि आज हम अपने ही देश के बारे में बात करेंगे। मणिपुर के बारे में आपने सुना होगा। मणिपुर हमारे ही देश का एक अटूट हिस्सा है, जहाँ पे एक टाइम से जो है वायलेंस चल रहा है, और वो वायलेंस क्या है उसकी समझ हमें एज अ इंडियन होनी चाहिए। तो 3 मई की जब बात करते हैं, अचानक से मणिपुर में जो है वायलेंस स्टार्ट होता है। इट्स बीन 2 मंथ्स नाउ, और ये वायलेंस जो है वहाँ पे थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उस सिचुएशन को समझने के लिए, उसकी जानकारी रखने के लिए हमने आज अपने पॉडकास्ट पे अभिषेक मिश्रा जी को बुलाया, ताकि हम इस इशू को डिस्कस कर सके और आप तक भी जो बेसिक जानकारी होती है किसी भी इशू के रिलेटेड, वो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनिका जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आके। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी टू बी हियर ऑन योर शो। और टॉपिक आपने बहुत इंटरेस्टिंग उठाया है, और जैसा कि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई थी कि यस, हमारे ही देश का एक अभिन्न अंग है और हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, और उसकी जो अवेयरनेस है वो फैलानी चाहिए। सो थैंक्स फॉर पिकिंग अप दिस टॉपिक एंड ऑल्सो टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज़। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, जब भी हम किसी इशू के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। तो अचानक से जब 3 मई को ये वायलेंस स्टार्ट होता है, तो कहा जाता है कि अचानक से कोई वायलेंस स्टार्ट नहीं होता है, उसका कोई रूट कॉज होता है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसा कि हमें पता है कि मणिपुर की जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, जैसे कुकी ट्राइब है, नागा ट्राइब है, मैतेई ट्राइब है। तो एक मिक्सड पॉपुलेशन रहती है मणिपुर के अंदर, और उनकी अलग अलग डिमांड्स है अपनी एथनिसिटी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, या अपनी आइडेंटिटी को लेकर। तो क्या रूट कॉजेज है इस वायलेंस के, जहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के वाक्य देखने को मिले, जैसे एक एम्बुलेंस को आग लगा दी गई जिसमें एक माँ और बेटे की जान चली गई, या मैतेई या कुकी कम्युनिटी के घरों में आग लग गई जिसमें बहुत सारी जानें चली गई, बहुत सारे इंजर्ड हुए। तो ये हमारे देश का हिस्सा है या हमारे ही लोग हैं, इनके बारे में हमें जानना है, और इन चीज़ों को जो है सामने रखना या इन पर बात करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रूट कॉज है, कौन से रूट कॉजेज है इस इशू के। देखिए, रूट कॉजेज बोलना पड़ेगा, एक रूट कॉज तो है नहीं। अगर हम इसके देखें, पहला रूट कॉज है मल्टीपल एथनिक आइडेंटिटी का असिमिलेशन ना होना मणिपुरी आइडेंटिटी से, ठीक है ना। सेकंड है कि जो स्पेशल स्टेटस है मणिपुर के फॉरेस्ट का और उसका जो लैंड का स्टेटस है उसके साथ बैलेंस का ना होना, ठीक है ना। और तीसरा जो स्टेटस है, वो तीसरा जो प्रॉब्लम है वो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नेंस और म्यांमार का और चाइनीज़ आस्पेक्ट ऑफ द एथनिसिटी जो है वो उसको प्ले आउट करती है। तो सबसे पहले जियोग्राफिकल रीज़न पे चलते हैं। अगर आप जियोग्राफिकल रीजन पे जाएंगे तो मणिपुर, दिस इज एन ऑफ्ट रिपीटेड फैक्ट बट आई थिंक इट इज क्रिटिकल एंड क्रूशियल, सो वी मस्ट आल्सो अंडरस्कोर इट। सो जो मणिपुर का भौगोलिक एरिया है उसमें 90% भाग पहाड़ हैं और 10% भाग वैली है, यानी कि आप प्लेन कह सकती हैं उसको। और जो प्लेन है उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो रहती है वो मैतेई लोगों की है। तो ये भी बताना आवश्यक है कि मणिपुर में 3 एथनिसिटीज़ मेनली रहती हैं। एक है मैतेई जो कि अराउंड 53 या 56% की टोटल पॉपुलेशन है। उसके बाद है नागा और उसके बाद है कुकी।
जो कि आई गेस मैतेई के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी नागा की है, और नागा के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी कुकीज़ की है। तो जो कुकी और नागाज़ हैं वो उनके फॉरेस्ट एरिया में ड्वेल करते हैं, और जो मैतेई हैं वो मेजॉरिटी ड्वेल करती है आपका प्लेन वाले पार्ट में, ठीक है ना? ये जो कुकी और मैतेई हैं, इनके बीच में एक शुरू से डिस्ट्रस्ट का माहौल रहा है। और इवन सो इनकी जो इवन दो नागाज़ के साथ भी जो 2 रिवॉल्यूशनरी आर्मी थी, जिनका कि नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका उनका पीस अकॉर्ड साइन हुआ था मणिपुर गवर्नमेंट के साथ, और फिर बाद में अभी जो बीरेन सिंह जी हैं, उन्होंने उस पीस अकॉर्ड को वापस कर लिया था, बिकॉज़ उनका ये कहना था कि ये जो ग्रुप है खासकर नगाओं का, वो ओपियम ट्रेड में वो दे आर इन्वॉल्व्ड, और वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी करते हैं क्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज़ कि पोरस बॉर्डर है म्यांमार के साथ। तो रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले से मैतेई ये कह रहे हैं कि चूंकि हम लोग की पॉपुलेशन 53% है, लेकिन हमें भूभाग का सिर्फ 10% मिला है, और जो बाकी का 90% है उसमें जो है वो रिमेनिंग आपका जो 47% लोग रह रहे हैं, और उनके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। उनका ये भी क्लेम है कि धरती पुत्र तो हम हैं, क्योंकि हमने मणिपुर की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, जो स्टेट, जो इस स्टेट का नाम है, जैसे मणिपुर से मणिपुरी डांस आता है, मणिपुर से और भी कई चीजें आती हैं, उसको प्रैक्टिस करने वाले हम हैं। नागाज और कुकी तो उसका प्रैक्टिस भी नहीं करते, और इनका ओरिजिन भी बाहर का है। तो ये एक सन ऑफ सॉइल की भी, धरती पुत्र वाली भी लड़ाई हो गई कि हु बिलोंग्स टू विच प्लेस। जी मणिपुर, जी करेक्ट। उसमें एक ये भी है कि जो जो कुकीज हैं वो म्यांमार और इधर से आकर के बसे हुए लोग हैं। कुकी में कई अलग अलग ट्राइब है, इन सब ट्राइब का नाम कुकी बेसिकली अंग्रेजों ने दिया था, अदरवाइज इनके अंदर भी सब ट्राइब्स हैं। नागाज जो हैं वो अपनी एथनिसिटी चाइना के एक प्रोविंस में ट्रेस करते हैं, वो लोग यहाँ से आकर के बस गए थे, और फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया तो धीरे धीरे उनकी संख्या उन्होंने इसलिए बढ़ाई क्योंकि जो जिस राजा को ब्रिटिशर्स ने जिस राजा जो जो मणिपुरी राजा था, मैतेई हिंदू राजा था, उसने क्या हुआ कि एक बार ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था, और जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने उसको कर्व करने के लिए बाहर के लोगों को बुला करके शरण देनी शुरू करी, ताकि जी जी, तो ताकि ये जो मैतेई का डेमोग्राफिक एडवांटेज था उसको डिसएडवांटेज में तब्दील कर दिया जाए। और ये फीलिंग उनके अंदर शुरू से रही, बिकॉज कि अगर आप रियल एनालिसिस देखेंगे तो मैतेई ही वहाँ के लोकल लोग हैं। अब चूंकि बाकी लोग काफी साल से आके बसे हुए हैं तो उनका भी क्लेम तो बनता ही है, बिकॉज ऐसे तो आप किसी को निकाल के फेंक नहीं दीजिएगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये एक लेगेसी है कॉलोनियल और या इंपीरियल गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की, जिसमें कि डिवाइड एंड रूल वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। जैसे हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी एंड अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ब्रिटिशर्स का था वो था डिवाइड एंड रूल, subjugate and no equality before law, right? Superiority of law, superiority before law, या some people are better in law, some people are inferior in law। तो ये उसका एक फॉल आउट है जो आज हम देख रहे हैं कि इतना डिस्ट्रस्ट था लोकल मैतेईज में, जो कि बेसिकली अभी भी वैदिक परंपरा या सनातनी परंपरा को फॉलो करते हैं। मेजॉरिटी उसमें कुकी और जो नागा हैं उसमें मेजॉरिटी कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट उनका है जो लोकल सिस्टम को फॉलो करता है। तो एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट था। इस पूरे घटनाक्रम का जो फ्लैश पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है आई गेस अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर का डिसीजन। हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर में मैतेई लोगों ने ये एक प्ली लगाई थी कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलेगा तो हम पहाड़ों में जाकर के रह सकते हैं। क्योंकि मणिपुर के लॉ के मुताबिक जो 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 प्लेन वाला एरिया है मणिपुर का, वहां कोई भी आके रह सकता है, लेकिन जो पहाड़ों वाला एरिया है उसमें सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब ही जाके रह सकते हैं। तो मैतेईज की ये डिमांड थी कि भाई कुकी और नागा तो यहाँ पे भी आके रह सकते हैं, लेकिन हम वहां ऊपर जाके नहीं रह सकते, जबकि ये लैंड तो हमारा है, हम ही यहाँ पे सदियों से रहे हैं, तो ये हमारे साथ एक जाति हो रही है। तो उन्होंने इस जाति को दूर करने के लिए हाईकोर्ट में ये पिटीशन डाला कि हमें जो है
वो शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए शेड्यूल्ड 6 के अंदर में, और जब उनको ये दर्जा मिल जाता तो उनके पास ये अधिकार हो जाता कि वो भी फॉरेस्ट में ड्वेल कर सकते थे। तो हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने ये बात का डिसीजन देने के लिए गवर्नमेंट की एक बहुत पहले रिपोर्ट आई थी, उसको आधार बनाया। वो रिपोर्ट आज से 10 साल पहले आई थी, यानी 2013 की रिपोर्ट थी वो। मैतेई लोगों ने जो था वो एक हाई कोर्ट में वो पिटीशन दायर किया कि दे शुड बी ग्रांटेड दी स्टेटस ऑफ एसटी। चूंकि ग्रांट ऑफ स्टेट ऑफ एसटी करना तो कोर्ट का काम है नहीं, कोर्ट कुड हैव गिवन अ डायरेक्शन टू द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव, वो भी सेंट्रल में, चूंकि ये पूरा प्रोविजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उन्हीं के पास ये पावर है, तो वहां से जाता। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी कि भाई आप जो है ये ऐसी इनको भी एक एसटी का दर्जा दीजिए, यानी कि मैतेई लोगों को भी स्टेट का दर्जा दीजिए। जैसे आप अगर 243 पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, सो उसमें मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजन है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371C पढ़ें तो वहाँ भी स्पेशल प्रोविजन है मणिपुर के लिए। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूँ, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर मेड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ Manipur provide for the constitution and function of a committee of legislative assembly of state consisting of members of the assembly elected from the hill areas of that state for the modification to be made in the rules of the business of the government, and then the governor shall annually or whenever so required by the president make a report to the president regarding the administration of the hill areas in the state of Manipur, and the executive power of the union shall extend to giving the direction to the state as to the administration of the state areas. So जो उनका हिल एरियाज है उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और प्रेसिडेंट जब चाहे वो नोटिफिकेशन दे करके उस हिल एरिया के संबंध में कोई नोटिफिकेशन डालना हो तो वो प्रेसिडेंट इशू कर सकता है। तो मैतेई के हिल एरियाज में जाने के लिए उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी था। तो जो हाई कोर्ट ने यही कहा कि भाई आप जाएं वहां पे, आप इनको जो है वो स्टेटस दे दें, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से हम भी करते हैं मैतेई शुड बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ एसटी। ये बात जब उन्होंने कही, उसके इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन था कुकी और नागा ग्रुप का, दे हैड अ प्रोटेस्ट मार्च। वो प्रोटेस्ट मार्च वायलेंट हो गया और वो वायलेंस आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सो दिस इज द सोशियो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। अच्छा, देयर आर टू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स अदर देन दिस कि मिसट्रस्ट जो अभी चल रहा है वो सिर्फ इन कम्युनिटीज के बीच में नहीं है, जो अभी इंस्टीट्यूशंस जो इनको कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर भी है। जैसे देखा गया है कि मैतेई कम्युनिटी क्लेम करती है कि नागा और कुकी कम्युनिटी को इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सपोर्ट मिलता है। जैसे बहुत सारे वेपन्स चोरी हुए हैं जिनका जो वापस नहीं दिए गए हैं, या कुकी और नागा कम्युनिटी का ये दावा है कि मैतेई कम्युनिटी जो है उनको पुलिस की तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलता है, और मैतेई कम्युनिटी कहती है कि उनको आर्मी की तरफ से सपोर्ट मिलता। तो एक ये वो जो ट्रस्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में भी है और इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब भी मणिपुर की बात उठी थी और कहा गया था कि मणिपुर के लोगों ने तब ये बात उठाई थी कि भविष्य क्या होगा मणिपुर का। लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त भी एक वायलेंट डिबेट छिड़ी थी और वो वायलेंट डिबेट को भी इग्नोर किया गया था, और उस वक्त भी कुछ मेजर्स नहीं लिए गए थे मणिपुर के रिगार्डिंग, और वो जो प्रोविजंस अब डिमांड कर रहे हैं मैतेई कम्युनिटी, ये पहले लिए जाने चाहिए थे। इसके बारे में आप एक क्लैरिफिकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव हमें बताइए, और लॉ क्या कहता है या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? देखिए, डिस्ट्रस्ट तो तीनों कम्युनिटी में, अभी जो एन बीरेन सिंह है वो भी मैतेई कम्युनिटी से आते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इस डिस्ट्रस्ट का कारण तो बहुत पुराना है, बिकॉज कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लाके वेरियस ट्राइब्स को और वेरियस कम्युनिटीज को बसाया, उसके बाद से ही इनके बीच में डिस्ट्रस्ट है। उसके बाद इवन अभी आपने देखा जो आर्टिकल 371 है
C-71C जो कि अप्लाई करता है इनके लिए, क्या नाम है, मणिपुर के लिए, उसमें भी हिल एरियाज का जो स्पेशल स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन एरियाज, उसमें भी आपको एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि भाई उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, गवर्नर्स को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, वहाँ के लोगों को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। तो मैतेई कम्युनिटी के अंदर एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन तो है कि हम लोग यहाँ के मेन लोग हैं, मगर हमारे लिए वो स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं जो स्पेशल प्रोविजन वहाँ के जो नागाज और कुकीज को मिलता है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो नागाज और कुकीज हैं, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ अपनी न्यूसेंस वैल्यू के आधार पे एक स्पेशल स्टेटस पा रखा है, क्योंकि ये बार बार जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वेपन उठा लेते हैं। तो ये बात तो एक और साबित होती है कि अगर आपको गवर्नमेंट से बात करनी है तो आप वेपन उठा लीजिए। जो पीसफुल कम्युनिटी है, जो बेचारी कुछ नहीं बोलेगी, उससे तो गवर्नमेंट बात भी नहीं करने जाएगी। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि भाई हमने तो कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वेपन उठाया नहीं, हमने तो कोई पीपुल्स आर्मी बनाई नहीं, हमने तो कोई रिबेलियन ग्रुप बनाया नहीं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती, इनकी बातें ज्यादा सुनी जाती है। जबकि ये ओपियम ट्रेड में भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है, हर तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इवन चाइना का इनको इनडायरेक्ट जो है वो सपोर्ट रहता है। इवन आप म्यांमार में देखें तो म्यांमार में जो अभी एंटी डेमोक्रेटिक मेजर लिया गया वहाँ के मिलिट्री जुंटा के द्वारा, उसमें भी यहाँ के लोगों का काफी हेल्प रहा। उन्होंने चाइना की तरफ से उनकी जो फीलिंग है उसमें जाके उन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑन द साइड ऑफ द बर्मीज आर्मी। सो पॉइंट ये कि एक इनको वेपन्स कहाँ से मिलते हैं, हु गिव देम द वेपन। उस एरिया में वेपन आने का तो एक ही तरीका है, वो है म्यांमार। और म्यांमार से वेपन तो इनको सिर्फ जो वहाँ की आर्मी है या वहाँ के जो दूसरे बैंड ग्रुप होंगे या कोई नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएट किए गए होंगे बाई स्टेट, उसी तरीके से इनको वेपन मिल सकता है। और वेपन को ट्रेड करने के लिए इनके पास ओपीएम का एक लिक्विड मोनेटाइजेशन का सोर्स है। बिकॉज ओपीएम की तो वैल्यू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा है। सो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि मैतेई कम्युनिटी के साथ जो डिस्ट्रस्ट है, और मैतेई कम्युनिटी जो है वो मेनली आपका ये लोकेटेड ही आपका मणिपुर में, लेकिन जो नागा हैं और जो कुकी हैं ये तो और भी मिजोरम में भी मिल जाएंगे आपको, नागालैंड तो पूरा ही है इनका, म्यांमार में भी उधर साइड पे मिल जाएंगे। तो इनका ज्यादा जो जोग्राफिकल स्पेस है वो मिलता है, लेकिन मैतेई के लोगों का वो नहीं मिलता। और दूसरी चीज कि अगर नागा और कुकी लोगों को प्रॉब्लम था मैतेई से या डिसीजन से, तो वो कोर्ट में आके चैलेंज कर सकते थे। व्हाई डिड नॉट दे रिजॉर्ट, अगर उनकी मांगे जेन्युइन थी और अगर उनके जो उनका प्रोटेस्ट था वो जेन्युइन था, दे शुड हैव फॉट इट आउट इन द सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये है, इनको नहीं दिया जाना चाहिए, यहाँ पे देयर इज एन एरर ऑफ लॉ। बट आपने तो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है। And I don't think that is the right way to solve any dispute between two community or three communities. कल को तो जो भी चाहे वो बंदूक के जोर पे अपनी बात मनवा ले, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में रहने का फायदा क्या है। आप तो फिर एक तरीके से मिलिटेंट स्टेट में रह रहे हो कि भाई स्टेट से बात करना है तो द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन वाली बात हो जाएगी। तो आई थिंक कि उनकी डिमांड में अगर दम होता तो दे वुड हैव इमीडिएटली गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, वुड हैव गॉट अ स्टेट ऑर्डर, और फिर कोर्ट उस पर सुनवाई चलता रहता। जैसे कश्मीर का आर्टिकल 370 का मैटर है, उस पर कोई सुनवाई चल रही है अभी तक। So the fact that they have resorted to this sort of unconstitutional and extra constitutional means to lodge their protest simply suggests that there is something more than what meets the eyes, you know. तो मैं तो इसका सपोर्ट नहीं करूंगा ना। एंड ये कब तक ऐसा चलेगा, कब तक आप मारते रहोगे। और अगर जो लोग वहां के नेटिव है उनको उनका हक तो मिलना चाहिए। जी बोले। हमारी जुडिशरी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फिर तो वो अपाहिज हो जाएगा लोगों के सामने। कल को कोई और उठेगी, कोई और स्टेट या कोई और यूनियन टेरिटरी या कोई और ट्राइब उठ के वेपन्स का इस्तेमाल करके वो जुडिशरी को न्यूट्रलाइज करेगी, जुडिशरी को ही न्यूट्रलाइज करेंगे वो। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग कि पॉलिटिकल विजिट्स टू मणिपुर, पॉलिटिकल विजिट्स मणिपुर हो रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी रिसेंटली विजिट किया उन्होंने, और कहा गया कि उन पर एक ग्रेनेड अटैक जो है प्लान किया गया था, जो कि नहीं हो पाया, जिसके प्रिकॉशंस पहले लिए गए, और उनका विजिट हुआ। उसके बाद हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है श्री अमित शाह जी, उनका भी एक विजिट हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल विजिट्स मणिपुर हो रहे हैं, इनसे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि देखने को तो नहीं मिलता है। सो व्हाट इज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये जो विजिट्स हो रहे हैं मणिपुर में?
देखिए, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनली वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बट पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट है। 1 या 2 सीट होगी जहाँ वहाँ के एमपी एमएलए या जो एमपी नंबर वो पार्लियामेंट में आते होंगे। राहुल गांधी जी की जो भी सियासत है, राजनीति है, वो तो अभी वो 2024 के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। हाँ, इन ऑन एन एवरेज ये हो सकता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में 10-12 सीट आती है तो कुकी और नागा से बीच में भी, प्लस एक रिलीजियस इसमें एंगल तो है ही है, क्योंकि जो कुकीज और नागाज हैं उनमें मेजॉरिटी क्रिश्चियन में तब्दील हो चुके हैं, और जो मैतेई हैं वो अभी भी हिंदू रिलीजन में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इट आई मीन देखिए, दीज आर द पार्ट ऑफ द गेम ना। डेमोक्रेसी की खास बात यह कि देयर इज नो रूल ऑफ डेमोक्रेसी एक्सेप्ट दैट देयर विल बी नो स्पिल ऑफ ब्लड। मतलब खून खराबे के अलावा कोई रूल नहीं है। आपको जो करना है आप कीजिए, आप सब चीज के लिए फ्री है। आपको झूठ बोलना है, आपको किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना है, फंसाना है, फंसाइए, पब्लिक का माइंड वॉश करना है कीजिए, या एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड एक्सेप्ट वायलेंस। तो वो वहां गए हैं, वो उसको एक पॉलिटिकल कैपिटल को, अपॉर्चुनिटी को वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाके से भी 15-20 सीट या 30-35 सीट जो भी होगी, मुझे पता नहीं है, वहां से अगर वो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है तो राहुल गांधी एज अ पॉलिटिकल कैपिटल टू बी इनकैश्ड फ्रॉम दिस रीजन, तो वो वहां जा रहे हैं। अमित शाह जी का जाने का पर्पस तो वो एज अ होम मिनिस्टर गए हैं, नॉट एज अ बीजेपी के इलेक्शन कैंपेनियर, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर कि एक भी नागा, कुकी या मणिपुर के लोगों का जो है जीवन उसको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उनके लिए तो सब समान है। ही कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कुकी, नगा एंड मैतेई, बिकॉज वो होम मिनिस्टर हैं। उनके लिए वो पूरे के पूरे उनके नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा की दायित्व तो अमित शाह जी के ऊपर है और उनको इसका निर्वहन करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन पार्ट जो जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि बीरेन्द्र सिंह साहब को यहाँ पे एक बड़ा विजन दिखाना पड़ेगा। उनको अपनी मैतेई आइडेंटिटी को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करना पड़ेगा, और जो इसमें कंसर्न ग्रुप है उनको आकर के बात करना पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए वेगा बॉन्ड्स हैं, अगर वो एक्स्ट्रा लीगल्स हैं या इलीगल लोग हैं या ट्रैफिकिंग में भी हैं, तो आप उनको बुलाइए। आपके पास तो पूरी मशीनरी है गवर्नमेंट की टू फाइंड आउट कौन है। लेकिन अभी पीस टॉक कीजिए, क्योंकि पीस का रिस्टोर होना बहुत जरूरी है। आज साइकॉम मीराबाई चानू जी ने भी एक ट्वीट कर दिया प्राइम मिनिस्टर को। तो आई थिंक सिचुएशन इज गेटिंग डिटोरिएटेड इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग, व्हिच इज अलार्मिंग। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वेस्टेड एलिमेंट्स जो इसमें हैं, वो हम म्यांमार बॉर्डर की बात करें, जो वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, या वहां से जो नार्को टेररिज्म होता है, या चाइना का कोई इम्पैक्ट है इस पे, तो इनका बेसिक मकसद क्या है? क्योंकि इट सीम्स लाइक कि इस वायलेंस को कंटिन्यू करने की पूरी जो है साजिश हो रही है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, ये बिल्कुल साजिश तो है ना, बिकॉज कि बिना साजिश के इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से लोग नहीं वायलेंस को कंटिन्यू कर सकते, परपेचुएट कर सकते हैं। आग लगा देना, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, दैट्स वन थिंग, बट टू हैव अ इंसर्जेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो प्लान्ड है, ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है, वेल ऑयल्ड है, वेरी वेल सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो नाकामी मैं कहूंगा कि दे आर नॉट एबल टू क्वेल द व्हाट यू कॉल दिस थ्रेट। उनको तो अब तक आयरन हैंड ले लेना चाहिए था, और पता अगर कुछ नार्को टेरर हो रहा है या कोई और एक्सटर्नल हैंड है तो यू शुड क्रैक डाउन ऑन इट। यू हैव ऑल द apparatus एट योर डिस्पोजल ना। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर कोई नार्को टेररिज्म हो रहा है और चाइना की कोई इसमें हाथ भी है, तो वाई आर यू गोइंग सॉफ्ट ऑन दैट। देखिए, एक बात तो ये है कि जो भी पार्टी है वो इस बात को इंश्योर करेगी कि मणिपुर रिमेन्स डिस्टेबलाइज। उसके 2 रीजन है। एक तो ये कि ये जो डिस्टेबलाइजेशन है सिर्फ मणिपुर में फील नहीं होगी, ये मिजोरम में भी फील होगी, ये नागालैंड में भी फील होगी, ये मेघालय में भी फील होगी, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को फील कराएगा इंडिया के। सो इंडिया विल बी ऑन, जिसे कह लीजिए, टेंटर हुक्स। तो ये भी हो सकता है कि कल को चाइना जो है इसको एज अ बेट यूज करे इंडिया को अगेंस्ट लद्दाख में, जो उनका वो चल रहा है कि भाई ये वाला 0.41 हमारा है, 0.42 तुम्हारा है। सो दे माइट यूज इट एज अ लेवरेज कि हम वहां पे थोड़ा ठंडा कर देंगे, तुम यहाँ पे थोड़ा ठंडा करो। दिस में भी वेरी मेल पॉसिबिलिटी, बिकॉज देखिए जो वेस्टेड ग्रुप वहां के लोकल हैं उनकी इतनी बड़ी माइट तो नहीं है कि वो माइट ऑफ इंडिया से लड़ सके, या फोर्स ऑफ इंडिया से लड़ सके, या स्टेट ऑफ इंडिया को टेक ऑन कर सके। स्टेट ऑफ इंडिया छोड़िए, वो स्टेट ऑफ मणिपुर को भी टेक ऑन नहीं कर सकते। So there is someone very big, there is someone who wants Manipur to simmer,
who wants northeast to simmer, to continue to simmer, and उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। अब इसका एक कई जगह पे आप इसको एज अ चिप यूज कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे, हम यहाँ पे ठंडा करेंगे, आप वहां पे गर्म होना बंद कर दें। सो लेट्स सी हाउ डज गवर्नमेंट टैकल्स इट, बिकॉज इसमें एक्सटर्नल एंगल है। इसके मैं तो नहीं मानता बिना एक्सटर्नल एंगल के इतना सस्टेन्ड वॉयलेंट रेजिस्टेंस किया जा सकता है। डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट की तरफ से एग्जैक्ट मेजर्स लिए जाए ताकि इस वायलेंस को हम ना देखें फर्दर, बिकॉज इन बिटवीन ऑल दिस सो मेनी इनोसेंट पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स, और वो हम नहीं देख सकते। एंड देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि नॉर्थ ईस्ट जो है बाकी देश के हिस्सों की तरफ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इंडिया। एंड जब मणिपुर की बात करेंगे, वहां पे एक फ्लॉ हमें ये भी दिखता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मणिपुर अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे रेल कनेक्टिविटी अभी नहीं है। अभी अगर हम देखें, रिसेंटली एक ट्राइब ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया था, एंड देन उस हाईवे के ब्लॉकेज की वजह से जो मेन सप्लाईज आती है जैसे फूड या मेडिसिन है, वो भी ब्लॉक हो गए थे फॉर 54 डेज। सो इट इज समथिंग जिसके लिए हमें हमें बहुत चिंता भी होती है एज अ फेलो इंडियन, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है। तो इस तरीके से अगर हम वायलेंस हमारे देश में होगा एक साइड से दूसरे साइड से, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। एंड गवर्नमेंट की तरफ से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल टेक डेफिनेटली सम गुड मेजर्स सो दैट इस वायलेंस को जो है रोका जाए, और एक स्टेबल प्रोविजंस इस पर लगाए जाए ताकि जो तीनों ट्राइब्स हैं उनकी जो डिमांड्स है उनको स्टेबली और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही बैलेंस किया जाए। सो अभिषेक जी, आपसे बात करके हमेशा एक डेप्थ ऑफ नॉलेज हमें मिलता है, और एक पर्सपेक्टिव जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है हमेशा डेफिनेटली वो क्लियर हो जाता है। एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही होगी उनको भी एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, और वो हमारे देश का हिस्सा है, वो हमारे लोग हैं, तो उनके बारे में सोचना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आगे भी आपसे अलग अलग इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Anika ji, for inviting me. थैंक यू।